गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट ट्यूटोरियल में। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ, जिसमें हम लोगों ने दो विधि पढ़ी थी, एक एल्केन से और दूसरा एल्कोहल से। इसमें हम लोग अगला मेथड पढ़ते हैं हेलो एल्केन बनाने की विधि में डार्जेन अभिक्रिया द्वारा। डार्जेन अभिक्रिया द्वारा देखिए, डार्जेन अभिक्रिया द्वारा हेलो एल्केन पूर्णतः शुद्ध अवस्था में और सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। ये हेलो एल्केन बनाने की सर्वोत्तम विधि है। ठीक है। इस अभिक्रिया में होता क्या है बालक कि आपका एल्कोहल ROH अभिक्रिया करता है थायोनील क्लोराइड के साथ SOCl2। SOCl2 को हम लोग बोलते हैं थायोनील क्लोराइड। ठीक है। पिरिडीन की उपस्थिति में होता है। पिरिडीन एक क्षार है। SOCl2 को बोलते हैं थायोनील क्लोराइड। और ROH को बोलते हैं एल्कोहल। ठीक है। तो एल्कोहल की अभिक्रिया हम थायोनील क्लोराइड के साथ कराएंगे तो देखिए अभिक्रिया में होगा क्या। ये वाला O इस SO के साथ बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ गैस बाहर निकलेगी, उसका नाम क्या है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। R के साथ Cl, ये हो गया आपका RCl, और जो एक Cl बच रहा है वो इस H के साथ चला जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पर HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब RCl को क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरो एल्केन। मतलब आपका ये क्या हो गया, हेलो एल्केन, क्योंकि हेलोजन के आसाम पे क्या है, क्लोरो। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। R के आसाम पे रख लो बेटा CH3, ये हो गया OH, नाम क्या हो गया, मेथिल एल्कोहल। ये जैसे वैसे रह जाएगा SOCl2, ये हो जाएगा पिरिडीन। बस R के आसाम पे क्या आ गया, CH3Cl SO2 प्लस का क्या होगा HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। CH3Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरो कार्बोनेट के लिए क्या हो जाएगा, मेथेन। देखिए, जब आपका एल्कोहल पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनील क्लोराइड से अभिक्रिया करता है, इधर क्या बनता है, क्लोरो एल्केन बनता है। तो इसी अभिक्रिया को बेटा हम लोग बोलते हैं डॉर्जेन अभिक्रिया। हेलो एल्केन बनाने की सबसे सर्वोत्तम विधि है, और इसमें शुद्ध अवस्था में हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि अभिक्रिया के दौरान बनता है सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, दोनों गैस है, और गैस क्या होगा, विलयन से बाहर निकल जाएगा। तो विलयन में बचेगा क्या, केवल क्लोरो एल्केन। मतलब आपका बनेगा हेलो एल्केन। इस अभिक्रिया में प्रेरक का कार्य करता है कौन, पिरिडीन, जो एक क्षार है। या क्षारक की तरह इसका क्या होता है, व्यवहार होता है। तो अभिक्रिया देख रहे हैं कैसे हुआ है, O SO के साथ SO2 RCl HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है। तो देखिए, जब आपका एल्कोहल, लिख लेंगे, नोट करेंगे कि पिरिडीन की उपस्थिति में एल्कोहल थायोनील क्लोराइड से अभिक्रिया करके क्लोरो एल्केन बनाता है, एवं सल्फर डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकल जाती है, तो इस अभिक्रिया को डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया हेलो एल्केन बनाने की सबसे सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि इस अभिक्रिया में पिरिडीन जो होता है क्षारक की तरह कार्य करता है, एक तरह से नमी को अवशोषित गैस को ऑब्जर्व भी करता है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को पिरिडीन क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। हाइड्रोजन क्लोराइड को, मतलब कि HCl को, सल्फर डाइऑक्साइड गैस से क्या होगा, विलयन से बाहर निकल जाएगा, और शुद्ध अवस्था में क्या मिलेगा, क्लोरो एल्केन, मतलब कि हेलो एल्केन। तो पिरिडीन की उपस्थिति में एल्कोहल की अभिक्रिया अगर थायोनील क्लोराइड के साथ कराते हैं, इधर क्लोरो एल्केन बनता है, और इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डॉर्जेन अभिक्रिया बोलते हैं। आ रही बात समझ में, नोट करिए, तब तक अगले मेथड के पास चलते हैं। देखिए, हेलो एल्केन बनाने की अगली विधि में आता है हुम्सी डिकर अभिक्रिया। हुम्सी डिकर अभिक्रिया द्वारा हम हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। एग्जाम ये पूछता है हुम्सी डिकर अभिक्रिया क्या होता है। देखिए, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लॉन्ड। देखो बेटा, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब क्या, पढ़ क्या है, RCOOH को क्या बोलते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल।
इसकी अभिक्रिया हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ करा देंगे AgOH के साथ। तो देख जानते हैं ना आप, अम्ल और क्षार जो अभिक्रिया करता है इसका नाम क्या है? उदासीनीकरण। इस अभिक्रिया में क्या होता है? अम्ल का H और क्षार का OH मिलकर क्या बनाएगा? H2। बाकी इसको जोड़ दो तो RCOOAG। अब यही तुम्हारा क्या है? सिल्वर लवण है। क्यों सिल्वर लवण है भाई? क्योंकि ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल और सिल्वर हाइड्रोक्साइड के अभिक्रिया द्वारा बन रहा है, इसलिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या कहलाएगा? सिल्वर लवण। अब इसी का यूज हम करेंगे यहाँ पे, RCOOAG। ये तुम्हारा क्या है? सिल्वर लवण है। सिल्वर लवण किसका है बेटा? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। इसकी अभिक्रिया कराएंगे बेटा ब्रोमीन के साथ। उत्प्रेरक यहाँ पे CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं इसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड। C का मतलब कार्बन, चार के लिए टेट्रा, Cl का मतलब क्लोराइड। देखो बेटा इस अभिक्रिया में होता क्या है कि आपका एक ब्रोमीन इस Ag के साथ बाहर निकल जाएगा, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड है COO, ये बाहर निकल जाएगा, CO2। और क्या बचा तुम्हारे पास? R के साथ बच रहा है एक भी R, तो क्या हो जाएगा? RBr। इसी को बोलेंगे हम ब्रोमो एल्केन। क्या बोलेंगे बेटा? ब्रोमो एल्केन। R के स्थान पे वैल्यू पुट करो बालक, CH3 COOAG। इसको पढ़ते हैं सिल्वर, और इतने का नाम क्या है? एसीटेट। प्लस में आपका क्या है? ब्रोमीन Br2। फिर वही R के स्थान पे क्या आ जाएगा? CH3Br प्लस का CO2 प्लस का क्या हो जाएगा? AgBr। CH3Br का मतलब क्या हो जाएगा? ब्रोमो एल्केन। ये तुम्हारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। समझना बेटा? ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराया गया कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक, मतलब कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में। एक ब्रोमीन इस Ag के साथ, क्योंकि प्लस से माइनस में होता है, तो AgBr। यहाँ से CO2 क्या हुआ? बाहर निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। R के साथ Br आ गया, RBr मतलब ब्रोमो एल्केन। अब इस अभिक्रिया को बेटा बोलते हैं हुंसी डिकर अभिक्रिया। स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया जब हम ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो इधर क्या प्राप्त होता है? ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग हुंसी डिकर अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आ रही बात समझ में? एक बार और देखो बेटा, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं हुंसी डिकर अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे, रिएक्शन को भी नोट, इक्वेशन भी नोट कर लेंगे। R के स्थान पर अलग अलग वैल्यू पुट करके अलग अलग हैलोजन यहाँ से क्या कर सकते हैं? आप प्राप्त कर सकते हैं। इस अभिक्रिया का स्टेटमेंट क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराने पर ब्रोमो एल्केन बनता है। इसी को बोलते हैं हुंसी डिकर अभिक्रिया। और उसके बाद इस इक्वेशन को नोट कर लेंगे। उसके बाद अगले अभिक्रिया की तरफ चल रहा है, इससे पहले इसको क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो बेटा अगली अभिक्रिया का नाम है जिससे हैलोजन प्राप्त होता है, उसका नाम है हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। देखिए विनिमय का मतलब होता है बेटा आदान प्रदान। क्या होता है बेटा? आदान प्रदान। इस अभिक्रिया में हम क्या करेंगे? RX हैलो एल्केन की अभिक्रिया कराएंगे सोडियम आयोडाइड के साथ। अब देखो RX मतलब क्या होता है? हैलो एल्केन। हमको हैलो एल्केन ही बनाना है, तो इस अभिक्रिया द्वारा हम हैलो आयोडाइड हैलो के स्थान पे आयोडो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। इससे ध्यान रखना होगा। देखो X के स्थान पे हम पुट कर सकते हैं या तो Cl नहीं तो Br। अब यहाँ पे विनिमय होगा, आदान प्रदान। देखो I चला जाएगा X के स्थान पे और X चला जाएगा I के स्थान पे, हो गया ना आदान प्रदान। I X पे और X फिर कहोगे कि भाई ये I X के स्थान पे क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई इसकी क्रियाशीलता I की जो होती है ना, X के स्थान पे रखे हुए Cl और Br से क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए इसको क्या करते हैं? यहाँ से विस्थापित कर देता है। तो ये हो गया ना आदान प्रदान। तो आदान प्रदान किसका हो रहा है? हैलोजन। ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है, इसलिए अभिक्रिया का नाम रखा गया बेटा हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। देखो यहाँ पे क्या बन गया? RI और प्लस क्या हो गया तुम्हारा? NaX। RI को क्या बोलेंगे? आयोडो एल्केन। इस अभिक्रिया द्वारा हम केवल आयोडो एल्केन का निर्माण ही कर सकते हैं। ठीक है,
अब आर के स्थान पे वैल्यू पुट करो CH3, H के स्थान पे Cl, और ये तो तुम्हारा फिक्स है NaI। देखो I आ गया, Cl के स्थान पे Cl आ गया, I के स्थान पे क्या बन गया यहाँ पे बेटा, बन गया CH3I प्लस पे क्या हो जाएगा Na। इसको क्या बोलते हैं आयोडो, कार्बोनिक के लिए क्या हो जाएगा मेथेन। तो याद रखिएगा इस अभिक्रिया द्वारा हम केवल आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, आयोडो एल्केन का क्या कर सकते हैं फॉर्मेशन कर सकते हैं, और इसके स्थान पे हम क्लोरीन या ब्रोमीन को ले सकते हैं। यार ये बात समझ में, क्लोरीन नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है लेस होती है, ठीक है, मतलब क्रियाशीलता क्या होता है कम होता है। स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब हम सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो आयोडो क्या बनता है एल्केन बनता है, इसकी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं हैलोजन विनिमय अभिक्रिया, या इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं फिंकल स्टीन अभिक्रिया, एक और इसका नाम है फिंकल स्टीन अभिक्रिया। अरे बस समझ में, हाइड्रोजन विनिमय क्यों कहा जाता है बेटा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है विनिमय हो रहा है, आदान प्रदान। और याद रहे के स्थान पे क्या रख सकते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन, और हमेशा यहाँ बनने वाला आपका हेलोल्केन क्या होगा आयोडो एल्केन होगा, ठीक ना। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या होगा फिंकल स्टीन अभिक्रिया। स्टेटमेंट नोट कीजिए, बोल रहा हूँ एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया ब्रैकेट में लिखिएगा X इक्वल टू क्लोरीन और ब्रोमीन। एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराने पर हैलोजनों के विनिमय से आयोडो एल्केन प्राप्त होता है, तो इस अभिक्रिया को हैलोजन विनिमय अभिक्रिया या फिंकल स्टीन अभिक्रिया कहा जाता है। इस तरह से हैलो एल्केन बनाने की सारी विधियां हमने क्या किया समाप्त कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे हैलो एल्केन के गुण, और गुण में बेटा दो गुण पढ़ना होता है हमको, एक रासायनिक गुण होता है और दूसरा क्या होता है भौतिक गुण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन। तब तक इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए तब हम लोग पढ़ेंगे हैलो एल्केनों का सामान्य गुण। सामान्य गुण बेटा दो होते हैं, एक होता है भौतिक गुण, दूसरा होता है बेटा रासायनिक गुण। चलिए भौतिक गुण पढ़ते हैं। भौतिक गुण में पहला होता है, पहला पढ़ेंगे इसमें भौतिक अवस्था और गंध। देखिए शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड जो होते हैं रंगहीन होते हैं, ठीक ना। शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड जो होंगे रंगहीन तथा मीठी गंध वाले होते हैं, परंतु ब्रोमाइड और आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं। अरे बात समझ में, शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड जो होगा रंगहीन होगा, अर्थात अपना इसका कोई रंग नहीं होता है, मीठी गंध वाले होते हैं। गंध क्या होता है मीठी होता है, परंतु इसमें से ब्रोमाइड और आयोडाइड जो होगा प्रकाश के संपर्क में लोग जैसे ही आते हैं रंगीन हो जाते हैं, ठीक ना। जैसे कि एथिल आयोडाइड, एथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। अब बात भौतिक अवस्था की है, तो देखो बेटा हैलो एल्केनों की श्रेणी में कार्बन C1 से लेकर C4 तक के जो सदस्य होते हैं ना वो द्रव अवस्था में होते हैं। अरे बात समझ में, किस अवस्था में होते हैं द्रव गैस अवस्था में होते हैं, ठीक ना। उसके बाद C5 से C9 तक जाओगे तो द्रव अवस्था में आएंगे। इससे उच्च सदस्य जो होंगे वो किस अवस्था में होंगे ठोस अवस्था में। ये इसका क्या है भौतिक अवस्था है। C1 से लेकर C4 तक जाओगे गैस अवस्था मिलेगा, C4 से C9 तक जाओगे द्रव अवस्था मिलेगा, और इसके आगे जो उच्च सदस्य होंगे वो सबके सब क्या होंगे ठोस अवस्था में होंगे। यानी कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ रहा है वैसे वैसे अवस्थाएं क्या हो रही है चेंज हो रही है। दूसरा क्या हो रहा है बेटा विलेयता। तो देखो ये जल में अविलेय है। सोचने वाली बात बेटा यह है कि RX में क्या होता है पोलराइजेशन होता है, तो X में हो जाएगा निगेटिव, R पे क्या होता है पॉजिटिव। पोलराइजेशन के कारण इससे क्या होता है पोलराइज जब होता है तो धनायन और ऋणायन बनता है, पार्शियल धनायन और पार्शियल क्या होता है ऋणायन नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसको जल में घुलना चाहिए, जल में क्या होना चाहिए घुलना चाहिए, बट ये जल में घुलता नहीं है क्योंकि जल के अणुओं के साथ ये अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध का निर्माण नहीं कर पाता है। परंतु कार्बनिक विलायकों में क्या है पूर्ण रूप से विलय है वहां, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है इसमें होती है बेटा क्या होता है ना कि पोलर कंपाउंड पोलर में डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर कंपाउंड क्या होता है नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है। मतलब ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय यौगिक में विलय होता है और अध्रुवीय यौगिक अध्रुवीय यौगिक में विलय होता है। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं अध्रुवीय होते हैं। इसके पास थोड़ा सा डायपोल जनरेट हुआ ध्रुवीय है एक तरह से, लेकिन जल के अणुओं के साथ अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध का निर्माण नहीं कर पाता, इसलिए क्या होता है जल में अविलय होता है। वही लिखा है यहाँ पे देखो ये जल में अविलय, परंतु कार्बनिक विलायकों में क्या है विलय है, जैसे ईथर एस्टर कार्बोक्सिलिक अम्ल इत्यादि में क्या होगा विलय होगा। क्वथनांक एवं गलनांक। देखो समान एल्किल समूह वाले जो एल्किल हैलाइड होते हैं ना, समान एल्किल समूह वाले एल्किल हैलाइडों में
हैलोजन परमाणु के आकार और द्रव्यमान में वृद्धि के साथ साथ क्वथनांक और गलनांक भी क्या होता है, बढ़ता है। अगर सभी एल्किल हैलाइड में आर की वैल्यू क्या हो, सेम हो, और FCl Br क्या हो, अलग अलग हो, मतलब ये अलग अलग हो, तो जैसे जैसे इनका आकार और द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे गलनांक और क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे इसका आकार और द्रव्यमान क्या है, कम है, तो इसका गलनांक क्वथनांक इससे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसका आकार द्रव्यमान इससे क्या है, ज्यादा है। उसी तरह सबसे आकार द्रव्यमान किसका ज्यादा होता है, आयोडीन का। तो आयोडीन जिसमें होगा समान एल्किल समूह वाले में, उसका गलनांक और क्वथनांक भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा बेटा, क्योंकि वांडरवाल बल जो होता है ना, द्रव्यमान और आकार बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, वांडरवाल बल की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, इसलिए गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये है इसकी क्या, भौतिक अवस्था, मतलब भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्या है, भौतिक अवस्था और गंध, विलेयता, और तीसरा क्या है, क्वथनांक और गलनांक। तो आज के वीडियो में बेटा हमने पढ़ा हैलो एल्केन बनाने की कुछ विधियों के बारे में, उसके बाद हैलो एल्केन का भौतिक गुण। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हैलो एल्केन का रासायनिक गुण। कोविड समय चल रहा है, कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। जहाँ भी आपको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।